तो आज हम 27 जून का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे शुभांकर शुक्ला जी बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू एंटर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो शुभांकर शुक्ला जी पहले ऐसे इंडियन बन गए हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए हैं और सेकंड ऐसे पर्सन हैं जो कि स्पेस में गए हैं। ठीक है, स्पेस में जाने वाले सेकंड नहीं है और इंटरनेशनल स्पेस में जाने वाले फर्स्ट इंसान है। तो फर्स्ट जो स्पेस में गया था वो कौन है? फर्स्ट जो गए थे वो राकेश शर्मा जी हैं, जो कि 1984 में सोवियत लेड मिशन हुआ था, साल्यूट स्पेस स्टेशन, वहाँ पर गए थे ये, है ना। और जैसा कि हमने कल देखा था एक्सियोम 4 मिशन जो है वो 4:30 बजे लगभग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुँच गया, है ना। और ये मिशन जो है लेड किसका कोलैबोरेशन है? एक तो एक्सियोम 4 नासा और स्पेस एक्स, इन तीनों का कोलैबोरेशन है ना। तो अब ये बेसिकली इसका एम क्या है? एम ये है कि जो है जितने भी स्पेस में ये एक तो पहली बात तो प्राइवेट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, ठीक है। तो अमेरिका की जो प्राइवेट एजेंसी है वो लीड कर रही है और कोलैबोरेशन इन दोनों का है ना। तो ये करेंगे क्या? बेसिकली 60 एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे स्पेस में, है ना, जो कि 31 कंट्रीज़ के एक्सपेरिमेंट्स हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के। तो जो कवर करेगा माइक्रो ग्रेविटी बायोलॉजी, है ना, और जो आपका हेल्थ साइंसेज हो गया और मटेरियल रिसर्च हो गया, है ना। और तो 8 एक्सपेरिमेंट्स इसमें इसरो लेड हैं, इसरो के एक्सपेरिमेंट्स हैं, जिसमें कि कॉग्निटिव इफेक्ट्स हो गए, माइक्रोबियल ग्रोथ हो गई, मसल एट्रोफी हो गई, एग्रीकल्चर साइंस हो गया, एल्गल बायोलॉजी हो गया, इन सब पे स्टडी करेंगे, है ना। इम्पॉर्टेंट क्यों है? बेसिकली एक तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है इसमें, है ना, और कॉमर्शलाइजेशन ऑफ स्पेस, जो स्पेस का कॉमर्शलाइजेशन, है ना। और सर्व करता है एक सब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ग्राउंड, जो कि हमारा गगनयान मिशन होने वाला है, जो कि शेड्यूल्ड है 2026 में, है ना। उसके लिए प्रीकर्सर है, ट्रेनिंग ग्राउंड है, ताकि जो है पहले हम उससे सीख सकें, उससे कुछ, है ना। तो ये गगनयान मिशन क्या है 2026 में जो लॉन्च होने वाला है इंडिया के द्वारा? गगनयान मिशन का एम बेसिकली ये है कि इंडिया के जो एस्ट्रोनॉट्स उनको बेसिकली किस में लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना और फिर वहाँ से रिटर्न कराना सेफली, है ना, अर्थ के एटमॉस्फेयर में स्पेस से, है ना। तो ये इसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स बेसिकली जाएंगे और इनको ट्रेनिंग मिल रही है कहाँ पे? रशिया में, यूएसए में और इंडिया में भी। रशिया का जो गागरिन स्पेस सेंटर है वहाँ पे, है ना, एक गागरिन ट्रेनिंग सेंटर, है ना। तो इसमें भी जो क्रू जाएगा, इसमें 4 इंडियन एयरफोर्स पायलट सेलेक्ट किए गए हैं, उसमें भी शुभांकर शुक्ला जी का नाम है ना। तो इसमें से जो सीखेंगे वो इसमें काम आएगा। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है जहाँ पे ये मिशन गया एक्सियोम 4? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बेसिकली एक अर्थ लेबोरेटरी है, अर्थ ऑब्जर्वेशन, एक स्पेस लेबोरेटरी है, जिसमें कि बेसिकली जो अर्थ के 400 किलोमीटर ऊपर, है ना, लो अर्थ ऑर्बिट में यहाँ पे जो है अर्थ का चक्कर लगाती है और इसमें दुनिया भर के जो एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट हैं वो एक्सपेरिमेंट करते हैं स्पेस में, है ना। और तो ये बेसिकली कोलैबोरेशन किसका है? ये कोलैबोरेशन है जो यूएसए की स्पेस एजेंसी, नासा, कनाडा स्पेस एजेंसी, यूरोप की यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान की जाक्सा, है ना, और आपकी जो रशिया की रॉस्कोमॉस, इन सब का कोलैबोरेशन है इसमें, है ना। नेक्स्ट जो है यहाँ पे बेसिकली इंडिया डिक्लाइंस टू एंडोर्स जॉइंट स्टेटमेंट एट संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ओवर एक्सक्लूजन ऑफ पहलगाम। तो इंडिया ने जो एससीओ की डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग हो रही है कहाँ पे? किंगदाओ चाइना में, ठीक है, यहाँ पे मीटिंग हो रही है। तो उसमें जो जॉइंट स्टेटमेंट जो उन्होंने पास किया उसमें सिग्नेचर करने से मना कर दिया इंडिया ने, क्योंकि जो ये स्टेटमेंट था उसमें जो इंडिया में अटैक हुआ था 22 अप्रैल को, पहलगाम अटैक, जिसमें कि जो है 26 लोग मारे गए थे, उसमें एक नेपाली सिटीज़न भी थे, है ना। तो इसमें क्या है बेसिकली, क्या है कि जो है ये जो टेररिस्ट अटैक था इस जॉइंट स्टेटमेंट में बिल्कुल भी इसका जिक्र ही नहीं हुआ। और जबकि डॉक्यूमेंट में बलूचिस्तान जो मिलिटेंट एक्टिविस्ट हैं उनका जिक्र था, जो कि पाकिस्तान और जो चाइना का है वो नरेटिव दिखाता है, प्रमोट करता है। और तो अब राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा जो पाकिस्तान का जो एक टेररिस्ट ग्रुप है, टेररिस्ट रेजिस्टेंस फ्रंट TRF, जो कि एक लश्कर तैयबा का एक प्रॉक्सी ग्रुप है, उसने पहलगाम अटैक की जिम्मेदारी भी ली और उसके बावजूद भी इसका कोई जिक्र नहीं है। और तो उन्होंने बोला बेसिकली जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं उनको इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने चाहिए। और ये बेसिकली एससीओ के जो है डबल स्टैंडर्ड्स दिखाता है और वो एससीओ नहीं, ऐसे स्टैंडर्ड्स नहीं रखने चाहिए, डबल स्टैंडर्ड्स। और जो देश टेररिज्म को इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी बनाते हैं उनको ओपनली कंडेम करना चाहिए, ऐसा बोला उन्होंने, है ना। एससीओ क्या है? बेसिकली संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये 2001 में फॉर्म किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग चाइना में है ना।
तो ये बेसिकली क्या है कि इसमें जो कौन कौन से मेंबर्स हैं, इसमें मेंबर्स हैं आपके चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारे हैं ना। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके? बेसिकली एससीओ के ऑब्जेक्टिव्स यही है कि जो है टेररिज्म, एक्सट्रीमिज़म और जो सेपरेटिज़म है, जिसको 3 इविल्स भी बोलते हैं, है ना, उसके खिलाफ लड़ना, उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग बनाना, रीजनल सिक्योरिटी को, इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रमोट करना, कल्चरल एक्सचेंज प्रमोट करना और बॉर्डर सिक्योरिटी और मिलिट्री कोऑपरेशन को एनहांस करना, ये सारे जो है उसके फंक्शंस हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है कि इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था 2017 में, इंडिया ने ज्वाइन किया है। और जो भी रिसेंटली ज्वाइन हुआ मेंबर वो है कौन है? ईरान ने इसमें 2023 में जो है रिसेंटली ज्वाइन किया है। और अभी इसमें कितने टोटल 9 मेंबर्स हैं, है ना। जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली एंश्योर इशू ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बिफोर डिस्चार्ज ऑफ न्यूबॉर्न्स, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया टेल्स स्टेट्स। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने सभी राज्यों और जो लेफ्ट यूनियन टेरिटरीज उनको कहा है, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें कोई भी बच्चा अगर वो बॉर्न होता है तो जो माँ का जो डिस्चार्ज होने से पहले उसको जो है उसका बर्थ सर्टिफिकेट वो दे दिया जाए। और 7 दिन के अंदर जो है ये सर्टिफिकेट देना ज़रूरी होगा, ठीक है। और बर्थ सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो है रजिस्ट्रार को 7 दिन के अंदर सर्टिफिकेट देना होगा, या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में या फिर जो है प्रिंटेड फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट में। और ये सिस्टम जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है उसके नए रूल्स के तहत इम्प्लीमेंट होगा, है ना। और तो ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में ही होती हैं, है ना। तो उनके लिए रूल्स बनाया है ये। और रजिस्ट्रार्स को इमीडिएट सर्टिफिकेट इशू करने के लिए सेंसिटाइज़ किया जा रहा है। और तो बेसिकली ये जो एक्चुअली हुआ क्या है, 1 अक्टूबर 2023 में जो है डिजिटल जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसको सिंगल वैलिड डॉक्यूमेंट माना गया है किसी भी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, या फिर गवर्नमेंट की नौकरी लेनी हो, है ना, पासपोर्ट के लिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन और कोई भी गवर्नमेंट सर्विस के लिए जो है इसको ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट माना गया है ना, सिंगल वैलिड डॉक्यूमेंट। तो अब अगर बात करें कि जो है जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट है उसके तहत जो है 2023 में अमेंडमेंट किया था कि जो जितनी भी बर्थ्स और डेथ हैं उनका रजिस्ट्रेशन अब एक जो है वो सेंट्रल पोर्टल पे होगा, है ना। पहले क्या होता था कि जो है हर एक स्टेट जो है वो अलग अलग डेटाबेस क्रिएट करता था। अब एक बर्थ हो, जितने भी स्टेट में बर्थ और डेथ होगा सेंट्रल पोर्टल पे उसका रजिस्ट्री हो गया ना। तो ये प्रोसेस जो है, ये पूरा जो मैकेनिज़्म है उसको जो है ईजी, फास्ट और ट्रांसपेरेंट बनाएगा, है ना। और पूरे कंट्री में एक यूनिफॉर्म जो है सिस्टम अप्लाई वो होगा। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे महाराष्ट्र कॉलोनियल एरा लैंड रिफॉर्म्स इरेज्ड महाराष्ट्राज ट्रेडिशनल ग्रेजिंग ग्राउंड्स रूट्स। तो पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, सुबह मैंने एक रिकॉर्ड करी वीडियो, बहुत टाइम लगा बट वो अपलोड करने के बाद उसमें साउंड नहीं आ रहा था, फिर मुझे ऑफिस भी जाना था, फिर अब शाम को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोग के लिए। तो इसलिए अगर किसी को प्रॉब्लम हुई हो सुबह तो उसके लिए सॉरी, बट अभी दोबारा से अपलोड कर रहा हूँ मैं इसको रिकॉर्ड करके, है ना। तो अभी क्या है कि बेसिकली आज के ज़माने में जो जीपीएस और जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो उससे पूरा जितना भी इंडिया है उसको मैप किया जा चुका है ना। लेकिन एक समय था जब महाराष्ट्र के जो नोमैडिक्स एफर्ट्स हैं, है ना, जो कि जैसे कि धनगार हो गए, वो अपनी जो भेड़ बकरियाँ होती थी उनको डिस्ट्रिक्ट की लाइन होती थी उससे बाहर ले जाते थे ग्रेजिंग कराने, है ना, और बिना किसी रुकावट के ले जा सकते थे। ये सिर्फ एक जो है उनकी परंपरा नहीं थी बल्कि स्टेट सैंक्शन सिस्टम था। और फिर उसके बाद में अभी इसमें एक सिस्टम के बारे में मेंशन्ड है जिसका नाम है मेंद्राची वंचराई सिस्टम। ये 18वीं सेंचुरी का है ना। और ये एक सिस्टम है जिसमें नोमैडिक शेफर्ड्स जो है उनको छोटी सी फीस देनी होती थी, है ना, और अपनी बाउंड्री देनी होती थी। फॉरेस्ट और जो कल्टिवेटेड लैंड्स हैं उनमें अपने पशुओं को ले जाके मतलब वहाँ पे ग्रेजिंग करा सकते थे। और ये पैस्चर्स जो है नेचुरल बाउंड्री जैसे नदियों के किनारे, है ना, उनके बेसिस पर डिफाइन होती थी, नॉट बाय डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स। और पेशवा रिकॉर्ड्स और ब्रिटिश आर्काइव्स में भी इसका जिक्र है। तो अब बोलते हैं कि ब्रिटिश एरा के टाइम पे डिसरप्शन कैसे हुआ कि इन पैस्चर्स को बेसिकली क्या है इनकन्वीनियंट बताया गया, और क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के बाहर थे तो सर्वे और सेटलमेंट एक्ट 1865 का, उसके बाद जो विलेज के ग्रेजिंग लैंड है उसको लीगलाइज़ कर दिया गया, और सिर्फ जो है फिक्स्ड लैंड बॉर्डर्स के अंदर तक ही जो है वो ग्रेजिंग करा सकते थे, बाहर नहीं आते थे। और इंटर डिस्ट्रिक्ट जो मूवमेंट है यहाँ से वहाँ वो बैन कर दिया गया था।
पहले जो मोबिलिटी एक लेजिटिमेट प्रैक्टिस थी वो ब्रिटिश सिस्टम ने उसे क्रिमिनल बना दिया था बेसिकली इस प्रैक्टिस को बाहर जाने का, है ना। और तो आज क्या है बेसिकली महाराष्ट्र में जो शेफर्ड्स हैं अब उनकी डिमांड है कि स्टेट वाइड ग्रेजिंग जो है कॉरिडोर्स बनाया जाए और ट्रेडिशनल कॉमन्स जो है उनको दोबारा से रिस्टोर किया जाए, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे 5 टाइगर्स फाउंड डेड इन कर्नाटका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक सेकेंड, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? MM हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है कि जो है 5 टाइगर्स और के करकासेस मिले हैं, ठीक है, और उसमें जो 4 छोटे टाइगर्स भी थे। और तो बेसिकली टाइगर्स के डाउट क्या है, पॉइजनिंग का डाउट है ना। और टाइगर्स के पास एक मरी हुई गाय मिली हुई और ये इंडिकेट करता है कि जो काऊ है उसको पॉइज़न दिया गया हो सकता है ना, और जिसके खाने के बाद टाइगर्स भी पॉइजन हो गए। और तो बेसिकली क्या है कि एक मेजर लॉस है कर्नाटका के टाइगर पॉपुलेशन का। और ऐसे इंसिडेंट्स जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जो कॉन्फ्लिक्ट होता है और जहाँ गाय और पशुओं को मारने के लिए पॉइजन दिया जाता है और लेकिन वो वाइल्ड एनिमल्स में भी उसका शिकार बन जाते हैं, ये दिखा रहा है ना। MM वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कौन सी? मल्ले मधेश्वरा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मल्ले मधेश्वरा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, कहाँ है? कर्नाटका में, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे मंथ लॉन्ग बोनालू स्टार्ट्स इन हैदराबाद। तो बोनालू ये है तेलंगाना का एक स्टेट फेस्टिवल है ना, जो कि डेडिकेटेड है किसको? गॉडेस महाकाली को, है ना। और स्पेशली जो है ये हैदराबाद और सिकंदराबाद में ज़्यादा मनाया जाता है धूमधाम से, है ना। और तो ये कब स्टार्ट होता है? जून जुलाई में स्टार्ट होता है। और तो और फिर जो है ये पहला जो बोनालू सेलिब्रेशन होता है वो कहाँ होता है? गोलकोंडा फोर्ट पे होता है। गोलकोंडा फोर्ट है जो एक हिस्टोरिकल और स्पिरिचुअल साइट भी है ना। तो डिवोटीज़ क्या करती हैं? मेनली जो वुमेंस होती हैं वो गोलकोंडा फोर्ट के जो स्टेप्स होते हैं उस पर टर्मरिक, हल्दी और वर्मिलियन, ठीक है, वो लगाती हैं। इसे बोलते हैं इस चीज़ को मेतलू पूजा। मेतलू पूजा का मतलब है वर्शिप ऑफ स्टेप्स, ठीक है, वर्शिप ऑफ स्टेप्स, ठीक है। फिर जो है कुछ वुमेंस क्या करती हैं? वो पॉट ऑफ़र करती हैं, है ना, पॉट ऑफ़र करती हैं जिसमें कि कुकड राइस होता है, ठीक है, कुकड राइस और विद अ बर्निंग फ्लेम, ठीक है। तो और बेसिकली बोनम का मतलब क्या होता है? बोनम का मतलब होता है ट्रेडिशनल पॉट ऑफरिंग, ठीक है, पॉट ऑफरिंग जिसमें कि कुकड राइस होता है, जैगरी होता है, बटर मिल्क होता है ना, नीम लीव्स लैम्प के साथ, ठीक है। तो इस बेसिकली एम क्या है कि जो है गॉडेस को शुक्रिया अदा करना और उनसे प्रोटेक्शन मांगना, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे विलिंग टू डिस्कस ऑन गोइंग इशूज़ विद बांग्लादेश मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो इंडिया ने कहा है कि वो बांग्लादेश के साथ हर इशू पर बात करने के लिए रेडी हैं, लेकिन कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स जो एक स्पेशल मीटिंग कंडक्ट कर रही है डिस्कस करने के लिए जो भी फ्यूचर है इंडिया और बांग्लादेश की पार्टनरशिप का, है ना। और की डिस्कशन पॉइंट्स करेंगे जो भी पॉलिटिकल क्राइसिस है जो बांग्लादेश में चल रहा है इंटरिम गवर्नमेंट के अंडर, और जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है उसका जो राइज़ हो रहा है। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म मतलब जो है किसी भी एक धर्म का जो है जो भी एक ओरिजिनल नेचर है उससे हट के कुछ एक्सट्रीम दिखाना, उसको बोलते हैं रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। और सिक्योरिटी थ्रेट्स जो भी इंडिया को हैं, जो भी बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी होती है उससे जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उस पर डिस्कस करना। जो नेगेटिव परसेप्शन बिल्ड हो रहा है जो बांग्लादेश में इंडिया के ख़िलाफ़, क्योंकि ऐसा सपोर्ट दिखाया जा रहा है कि इंडिया ने सपोर्ट किया हसीना को सिर्फ और बांग्लादेशी पीपल को सपोर्ट नहीं किया। और जो फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने की बात करेंगे इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ। और गंगा वाटर ट्रीटी की बात करें कि गंगा जो है वो गंगा रिवर भी जो है इंडिया से बांग्लादेश में जाती है, तो उन्होंने बोला कि जो है डिस्कस करेंगे, उसकी रिन्यूअल का भी डिस्कस करेंगे। और जो तीस्ता रिवर वाटर मैनेजमेंट है जो कि एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, उसको भी डिस्कस करेंगे। और अब इंडिया बेसिकली नॉर्थ ईस्ट का जो इंटरेस्ट है उसको सेफगार्ड इसलिए करना चाहता है कि कोई भी इंस्टेबिलिटी अगर बांग्लादेश में होती है तो इम्पैक्ट करती है इंडिया को। कैसे? इंडिया में इलीगल इमिग्रेशन शुरू हो जाता है, माइग्रेशन, टेररिज्म बढ़ सकता है, स्मगलिंग हो सकती है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म बढ़ सकता है ना। तो ये सब चीज़ों के कारण जो है कोई भी इंस्टेबिलिटी जो है बांग्लादेश में वो इंडिया के लिए फेवरेबल नहीं है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे बेलोसोव एश्योर्स राजनाथ ऑफ टाइमली डिलीवरी ऑफ S-400 सिस्टम टू इंडिया। तो S-400 मिसाइल सिस्टम क्या है? ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है ना।
इसमें बेसिकली न्यूज़ क्या है, इसकी खासियत क्या है S-400 की, कि बेसिकली ये क्या करता है, किसी भी जो मिसाइल है फाइटर जेट्स या बैलिस्टिक मिसाइल या फिर क्रूज़ मिसाइल या फिर कोई ड्रोन अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इन सब को एक साथ जो है वो डिटेक्ट कर सकता है, ट्रैक कर सकता है और डिस्ट्रॉय भी कर सकता है ना। इसकी रेंज कितनी होती है, 400 किलोमीटर तक की रेंज है इसकी। और जो है ये 10 मीटर से लेकर 30 किलोमीटर हाइट तक जो है वो टारगेट हिट कर सकता है, और 100 से ज़्यादा जो है टारगेट एक साथ क्या कर सकता है, वो साइमल्टेनियसली ट्रैक कर सकता है, और 36 टारगेट्स को एक साथ एंगेज कर सकता है ना, हिट कर सकता है एट अ टाइम। तो अब बेसिकली है क्या कि जो है जो रशिया और इंडिया की जो SCO की जो मीटिंग चल रही है उसमें अपने और रशिया के डिफेंस मिनिस्टर मिले, और दोनों देशों ने बेसिकली डिफेंस और एविएशन कोऑपरेशन में और सप्लाई चेन स्ट्रेंथन करने के लिए टेक्नोलॉजी एक्सचेंज पर डिस्कशन किया। तो रशिया ने एश्योरेंस दिया कि जो S-400 एयर डिफेंस का टाइमली डिलीवरी दिया जाएगा, और इंडिया ने 2018 में बेसिकली 5 स्क्वाड्रंस की डील की थी रशिया से, जिसमें कि 3 अब तक डिलीवर हो चुके हैं, और 4th सिस्टम एक्सपेक्टेड है 2026 तक, और जो फाइनल 5th सिस्टम है वो 2027 तक एक्सपेक्टेड है ना। और इंडिया के जो मिलिट्री है इसको सुदर्शन चक्र भी बोलती है। सुदर्शन चक्र का मतलब जो है लॉर्ड कृष्णा का माइथोलॉजिकल वेपन जो है ना, उसके नाम से है। जो इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था पाकिस्तान के अगेंस्ट, जिसमें कि 9 उसके टेरर कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया इंडिया ने, और काफ़ी सारी जो मिसाइल्स जो पाकिस्तान की लॉन्च थी वो S-400 सिस्टम ने इंटरसेप्ट करके हवा में ही रोक दिया और उन्हें न्यूट्रलाइज़ कर दिया, है ना। तो काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था ऑपरेशन सिंदूर में भी S-400 ने। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, बेसिकली स्कूल्स कैन टेक टाइम टू यूज़ मदर टंग एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है वो 2020 उसके हिसाब से क्लास 5 तक जो बच्चे हैं उनको अपनी मदर टंग में पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन अब CBSE ने इस रूल को इम्प्लीमेंट करने की गाइडलाइंस इशू की हैं, जिसमें कि चेयरमैन जो CBSE के उन्होंने बोला कि सभी स्कूल्स को फोर्स नहीं किया जाएगा और कोई पेनल्टी या एफिलिएशन कैंसिल नहीं होगा अगर स्कूल तुरंत इस चीज़ को पे नहीं आते हैं, ट्रांजिशन नहीं करते हैं। और CBSE सिर्फ स्कूल्स को सपोर्ट और ट्रेन कर रहा है थ्रू वेबिनार्स और वर्कशॉप, है ना। पहले स्कूल्स को क्या करनी पड़ेगी, स्कूल्स को लैंग्वेज मैपिंग करनी पड़ेगी कि कौन सा बच्चा कौन सी मदर टंग बोलता है। स्टूडेंट 1 मदर टंग 1, स्टूडेंट 2 मदर टंग 2 बोलता है, पहले ये मैप करना है। और तो ये बोलते हैं कि मेट्रो सिटीज़ में प्रॉब्लम क्या है, जो मेट्रो सिटीज़ हैं उसमें बेसिकली अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं, है ना, और अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, तो उनकी मदर टंग डिफरेंट होती है। जैसे 60% मराठी हो गए, 40% बंगाली हो गए, ऐसे। तो इतना डाइवर्स ग्रुप के लिए मल्टीपल लैंग्वेजेस में करिकुलम बनाना बहुत मुश्किल होगा, ऐसा बोला। और तो इसमें प्रैक्टिकल आइडिया ये दिया गया कि जो है अगर स्कूल्स में ज़्यादा स्टूडेंट्स एक ही लैंग्वेज बोलते हैं तो मैथ्स जैसे सब्जेक्ट उनकी मदर टंग में पढ़ाई जा सकती है, और उनको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया जा सकता है ना। और डायलेक्ट्स का भी इशू है कि मतलब विद इन एक ही लैंग्वेज के अंदर भी कई सारे अलग अलग डायलेक्ट होते हैं, है ना। जैसे कि बिहार में बजिका हो गई, अंगिका हो गई, मगही हो गई, अवधी हो गई। एक ही लैंग्वेज के अंदर भी कई सारे अपने छोटे छोटे दूरी पे जाने पे भी बोलने का तरीका बदलता है, और हर डायलेक्ट में पढ़ाई करना प्रैक्टिकली मुश्किल है। तो ये सब चैलेंजेस भी इसके बता रहे हैं। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे 1 सेकेंड, नेक्स्ट है यहाँ पे 2 न्यूज़ को हम मिल के देखेंगे। डिले इन रिवीलिंग डिटेल्स अबाउट एयर इंडिया क्रैश इन कॉजिंग एंग्जाइटी, और 2 वीक्स ऑन ब्लैक बॉक्स डेटा ऑन आर्टिफिशियल AI फ्लाइट आर बीइंग एनालाइज्ड। तो 22 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ़्लाइट AE171 क्रैश होने के 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, और लेकिन इन्वेस्टिगेशन और ट्रांसपेरेंसी को लेकर सीरियस क्वेश्चंस उठ रहे हैं। और ब्लैक बॉक्स जो है वो भी मिल चुका है ना, और उसका CVR और जो FDR है वो भी रिकवर हो चुके हैं। तो दिल्ली में डिकोड भी हो गया है, और लेकिन जो है इन्वेस्टिगेशन टीम ने अब तक ऑफिशियल्स ने इन्वेस्टिगेशन टीम अनाउंस नहीं की है, जो एक बड़ी प्रोसीजरल प्रॉब्लम बताई जा रही है। और जो CCTV फुटेज है उससे लगता है कि ये क्रैश ह्यूमन एरर की वजह से हुआ है, ऐसा बोलना है इसमें, और ना कि एयरक्राफ्ट की फॉल्ट से। एयरक्राफ्ट ने रनवे पर पूरा लेंथ यूज़ नहीं किया, ऐसा बोला, और टेक ऑफ जो है वो भी लेट हुआ है ना। और लोगों को भरोसा बेसिकली बर्ड हिट या डेब्रिस या इंजन फेलियर हुआ हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। और पिछले कुछ सालों में एयर इंडिया के इंसिडेंट्स जो है, जैसे गलत रनवे पे लैंड करना, हाई स्पीड लैंडिंग और फैटीग, ट्रेनिंग और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर उनके सवाल उठते हैं।
तो अब ये ब्लैक बॉक्स क्या है? ब्लैक बॉक्स बेसिकली जो है एक टाइप का आपका जो है फ़्लाइट रिकॉर्डिंग डिवाइस होता है, ठीक है, जिसमें जो कि इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूज़ होता है कि क्या हुआ था फ़्लाइट के दौरान जब वो क्रैश हुआ या कोई सीरियस इंसिडेंट हुआ। तो दो कंपोनेंट होते हैं इसके, एफडीआर और सीवीआर। एफडीआर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है, जैसे कि एयरक्राफ्ट की एयर स्पीड कितनी है वो रिकॉर्ड करना, ऑल्टीट्यूड, इंजन का परफॉर्मेंस, है ना, हेडिंग, ये सब चीज़ें। और जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, ये बेसिकली जो भी पायलट्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है या पायलट और स्टाफ के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है वो सब रिकॉर्ड करता है। तो ये सब अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि क्या हुआ होगा एयरक्राफ्ट में जो ऐसा फेलियर हुआ, है ना। एक्चुअल में ये ऑरेंज कलर का होता है क्योंकि अगर कोई इंसिडेंट होता है तो इसको ढूंढने में आसानी होती है ना। नाम क्या है? ब्लैक बॉक्स, है ना। और फिर यहाँ पे देखिए, स्टैगर्ड पोल्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एन इम्यूटेबल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट सीजेआई। तो फॉर्मर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी, उन्होंने बेसिकली साइमल्टेनियस इलेक्शंस को लेके क्या बोला है? साइमल्टेनियस इलेक्शन जो कि अभी क्या है कि लोकसभा और स्टेट के जो इलेक्शंस होते हैं वो अलग अलग टाइम पे होते हैं। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन में बोल रहे हैं कि लोकसभा के जो इलेक्शंस हैं और जो स्टेट असम्बलीज़ के इलेक्शंस हैं वो एक ही टाइम पे करवाने को और एक बार में करवाने को बोल रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे फेवर में और अगेंस्ट में आर्गूमेंट दिए जाते हैं। तो वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसके फेवर में ही दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? वो बोलते हैं कि जो फ्री और फेयर इलेक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फ़ीचर है। इसका मतलब ये नहीं कि जो है इलेक्शन हमेशा अलग अलग ही होने चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन कहीं नहीं कहता कि जो है सिर्फ जो है अलग अलग अगर इलेक्शन किए जाए तभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन रहेगा, है ना। और उनका कहना है कि ये जो है ये मानना गलत है कि अगर एक साथ अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होता है, एक साथ इलेक्शन होते हैं तो जो वोटर्स हैं सिर्फ नेशनल इशू को इम्पोर्टेंस देंगे, वो रीजनल जो इश्यूज़ हैं उनको कंसर्न को इग्नोर करेंगे, है ना। एक सेकंड, सॉरी, जो रीजनल कंसर्न है उसे इग्नोर करेंगे। तो ऐसा मानना गलत है। और अगर ऐसा माना जाए तो इसका मतलब है कि जो इंडियन वोटर्स हैं उनको हम नेव बोल रहे हैं, यानी भोला भाला बोल रहे हैं, और ऐसा नहीं है। जबकि जो कि अगर ऐसा मान रहे हैं तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसमें कि बोला जाता है कि 18 से ऊपर के लोग ही वोट दे सकते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट के ख़िलाफ़ है ना। तो चंद्रचूड़ जी ने ये भी कहा कि स्टैगर्ड जो इलेक्शंस हैं उसको, जो अलग अलग समय पर इलेक्शन होने वाले इलेक्शंस को रीजनल कॉन्स्टिट्यूशन का परमानेंट पार्ट नहीं माना जा सकता, उन्होंने ये बोला। और तो उन्होंने ये भी बोला कि जो है ये भी नोट किया कि जो है रीजनल पार्टीज़ या छोटी पार्टीज़ को मार्जिनलाइज होने का भी डर रहता है कि वो मार्जिनलाइज हो जाएंगी। तो ये सिर्फ साइमल्टेनियस इलेक्शन की वजह से नहीं, तो बोलते हैं ये चैलेंज तो वैसे भी मौजूद है अभी, है ना, प्रेजेंटली। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, इलेक्शन कमीशन बिगन्स प्रोसेस फॉर डी लिस्टिंग 345 पॉलिटिकल पार्टीज़। इलेक्शन कमीशन ने 345 जो है रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ को डीलिस्ट करने के प्रोसेस शुरू कर दिया। इन पार्टीज़ ने पिछले जो 6 महीने हैं उनसे इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट नहीं किया, है ना, और जो इनके ऑफिसेज पर भी तक भी एग्जिस्ट नहीं करते, तो इसलिए किया जा रहा है ये। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या बेसिकली दो टाइप से हो सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, एक तो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, है ना। तो जो अनरजिस्टर्ड होती हैं ये इनफॉर्मल जो है पॉलिटिकल ग्रुप होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं और कोई लीगल स्टेटस नहीं है इनका। और रजिस्टर्ड में क्या होता है? रजिस्टर्ड में दो टाइप की आ सकती हैं, एक तो आपकी रिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड, है ना। तो रिकॉग्नाइज्ड कौन सी? जो भी आपकी स्टेट लेवल की पार्टीज़ हो गई, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, नेशनल लेवल की हो गई। अनरिकॉग्नाइज्ड जो कि बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी जिसमें कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्राइटेरिया कोई फुलफ़िल नहीं कर रही हैं, है ना, और उनको जो है स्टेट या नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बोला जाए तो उनको अनरिकॉग्नाइज बोलते हैं। रिकॉग्नाइज कब होती है कोई पॉलिटिकल पार्टी? रिकॉग्नाइज होती है जब कोई स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी जो है वो विन करती है सर्टेन परसेंटेज ऑफ वोट्स, है ना, या विनिंग मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स, है ना, इन द स्टेट असेंबली और लोकसभा। तो ये जब क्राइटेरिया फुलफ़िल होता है तो ये स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी बनती है। इनका अलग अलग दोनों का क्राइटेरिया होता है। अगर ये क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं होता है तो वो बेसिकली क्या अनरिकॉग्नाइज्ड जो है रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज रहती हैं। इनको रिकॉग्नाइज होने का बेनिफिट क्या क्या मिलता है? एक तो परमानेंट इलेक्शन सिंबल मिल जाता है ना, रिजर्व सिंबल, फ्री एयर टाइम मिलता है। फ्री एयर टाइम किस पे? ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पे और दूरदर्शन पे, है ना। और 40 स्टार कैंपेनर्स को हो सकते हैं नेशनल, अगर नेशनल पार्टी, और 20 जो है स्टेट के।
ठीक है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करते हैं किसी इंपॉर्टेंट मैटर पे, है ना। तो ये सब बेसिकली बेनिफिट्स मिलते हैं कुछ इनको। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे एडिशनल डिमांड बिहाइंड डिले इन जल जीवन मिशन। तो अब जल जीवन मिशन के अपडेट के बारे में है कि जल जीवन मिशन बेसिकली जल जीवन मिशन ये कब लॉन्च हुआ था 2019 में, और इनका एम था बेसिकली हर जो जितने भी रूरल हाउस होल्ड्स हैं, है ना, उनको जो है नल से जल मिले, यानी टैप वाटर उनको प्रोवाइड हो। और ओरिजिनल टारगेट जो है वो बेसिकली कितना था, 19.3 करोड़ हाउस होल्ड्स को वो 2024 तक जो है ये टैप वाटर देना था। और लेकिन और स्टैंडर्ड कौन सा होना था, पानी का जो 55 लीटर देना था, ठीक है, पर पर्सन पर डे, ठीक है, पोर्टेबल वाटर। तो अभी क्या है बेसिकली करंट स्टेटस है कि 15.6 करोड़ हाउस होल्ड्स को पाइप्ड वाटर पहुंचा दिया गया है, और जिसमें कि 3.6 लाख करोड़ जो है वो ऑलरेडी स्पेंड इस पर खर्चा किया जा चुका है। तो मिशन डिले क्यों आप बोलते हैं कि जो है बेसिकली एक्स्ट्रा 4 करोड़ जो है एडिशनल हाउस होल्ड को ऐड किया गया ओरिजिनल टारगेट के बाद। और जो ग्राउंड वाटर है उसमें भी जो है वो शॉर्टेज है कई एरियाज़ में, तो उसकी वजह से सरफेस वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ रहा है रिवर्स से और लेक से, है ना। और कॉन्ट्रैक्टर जो लेवल मिस्टेक्स हैं वो भी काफ़ी सारी हो रही हैं इम्प्लीमेंटेशन के दौरान, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे शुभांकर शुक्ला जी 634th एस्ट्रोनॉट टू रीच स्पेस। तो ये बेसिकली जब हमने फर्स्ट न्यूज़ जो देखी उसमें जितने भी अलग अलग कंट्रीज से एस्ट्रोनॉट्स गए हैं उसमें से 634th नंबर शुभांकर शुक्ला जी का है, जो एस्ट्रोनॉट जो भी स्पेस में पहुँचे हैं, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे कोल्हापुरी चप्पल मैन्युफैक्चरर्स क्राई फाउल ओवर प्राडाज रेप्लिका सैंडल। तो कोल्हापुरी चप्पल के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने जो इटली का जो लग्जरी ब्रांड है प्राडा, है ना, उसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन रेज़ किया है कि प्राडा ने अपने जो 2026 का कलेक्शन उसमें डाला है, उसमें एक सैंडल बेसिकली डाला है, शोकेस किया है, जो एग्जैक्टली कोल्हापुरी चप्पल की तरह मैच करता है ना। तो लेकिन उसमें इंडिया के आर्टिशंस को कोई भी क्रेडिट नहीं दिया गया है, इंडिया के आर्टिशंस को, है ना। और कोल्हापुरी चप्पल जो है उसको ऑलरेडी जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है। इस इशू को लेकर जो है कोल्हापुरी के जो फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने बेसिकली प्रोटेस्ट रजिस्टर किया है सीएम के सामने, है ना। तो अब ये बेसिकली जोग्राफिकल इंडिकेशन जो टैग जो कोल्हापुरी चप्पल को मिला है ये क्या चीज़ है। तो जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या होता है, ये एक ऑफिशियल लेबल होता है ना, लेबल होता है जो कि प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो अपने जैसे खास रीजन के लिए मशहूर है ना, और जहाँ उसका ओरिजिन होता है ना, उसकी यूनिक क्वालिटी होती है कोई, और स्किल या रेपुटेशन इन्वॉल्व होती है, तो उन चीज़ के लिए बेसिकली दिया जाता है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो वहाँ का जोग्राफिकल रिलेटेड यूनिक कोई ओरिजिन है, यूनिक फीचर है ना। तो बेसिकली इसका जो एम होता है वो बेसिकली लोकल आर्टिशंस और फार्मर्स उनको प्रोटेक्ट करना, काउंटर ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बनने से बचना, कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करना, एक्सपोर्ट वैल्यू बढ़ाना, ये सब एम होता है इसका। कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे इंडिया में कोल्हापुरी चप्पल्स को जो महाराष्ट्र और कर्नाटका की उसको मिला हुआ है, दार्जिलिंग टी को मिला हुआ है जो असम की है ना, और बासमती राइस जो पंजाब हरियाणा और यूपी का है, मधुबनी पेंटिंग जो है बिहार की हैं। तो ये सब एग्जांपल्स हो गए कि जिनको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है ना। फ़ायदा ये होता है कि बेसिकली जिन लोगों को जीआई टैग मिला है वो प्रोड्यूसर्स या आर्टिसंस जो होते हैं उस एरिया में प्रोडक्ट बनाते हैं, सिर्फ वही लोग उस नाम का जो है यूज़ करके प्रोडक्ट वो बेच सकते हैं, है ना। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो यहाँ पे बेसिकली व्हाट स्पार्क द किलाड़ी कंट्रोवर्सी। तो किलाड़ी कंट्रोवर्सी क्या है, किलाड़ी एक तमिलनाडु में एक जगह है, ठीक है, जहाँ पे रेनॉन्ड एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है के अमरनाथ रामकृष्णा जी। उन्होंने तमिलनाडु का जो किलाड़ी जगह है वहाँ पर एक ऐसी एंशिएंट तमिल सिविलाइजेशन की खोज की है जिसमें जो संगम पीरियड है उस टाइम संगम पीरियड जो कि 2nd सेंचुरी BC का था, है ना, उसके उसको बेसिकली क्या है, इस जगह को अर्बन सेटलमेंट माना गया है, ठीक है। एक्सकेवेशन में 7500 से ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स वो मिले हैं जिसमें एडवांस ड्रेनेज सिस्टम और रिलीजियस सिंबल और वेल्स, है ना, ड्रेनेज सिस्टम वेल्स ये सब मिला है, लेकिन कोई भी जो है वो रिलीजियस सिंबल यहाँ पे नहीं मिला है जो कि दिखाता है कि एक सेकुलर सोसाइटी का प्रूफ माना गया है ना। और तो कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट हुई जब 2017 में जो ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं और रामकृष्णा जी उनको आसाम ट्रांसफ़र कर दिया गया,
जब वो एक्सकवेशन को आगे बढ़ा रहे थे। तमिलनाडु का क्या कहना है कि जो है उनके जो तमिल की हेरिटेज है उसको सप्रेस किया जा रहा है। तो ये जो एक्सकवेशन है इसको बोलते हैं, वो मान रहे हैं उन्होंने जो डिस्कवरी में जो दिखाया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी रही होगी, है ना। तो तमिलनाडु का क्या कहना है कि तमिलनाडु हेरिटेज को सप्रेस करने का आरोप लगाया है ना, बेसिकली सेंटर पे। और एक्सकवेशन का कंट्रोल जो है स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ले लिया है और फाइंडिंग को सपोर्ट करते हुए म्यूज़ियम भी बन गया है। अब हुआ क्या, बेसिकली 2023 में रामकृष्ण ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसे रिवाइज़ करने को बोला। ये कहा कि जो डेटिंग है और जो बहुत ही जो एनालिसिस है वो काफ़ी अर्ली लग रही है ना, इमेच्योर दिख रही है। और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कहकर कि साइंटिफिक एविडेंस और जो कार्बन डेटिंग है जो इनका कंक्लूजन है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है ना। और तमिलनाडु के पॉलिटिकल लीडर्स ने इसे हेरिटेज सप्रेशन बोला, जबकि सेंटर ने बेसिकली और साइंटिफिक प्रूफ की डिमांड की है। तो ये कंट्रोवर्सी चल रही है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली व्हाट आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कैंसर ड्रग्स। तो कल के न्यूज़पेपर में हमने बेसिकली देखा था कि जो भी केमोथेरेपी के लिए या कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स यूज़ किए जा सकते हैं वो कैसे क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए थे। तो एक मेजर इन्वेस्टिगेशन हुआ जिसमें बताया गया कि जो 6 पॉपुलर कैंसर ड्रग्स हैं, है ना, वो जो दुनिया में 100 से ज़्यादा देशों में यूज़ हो रहे हैं, उनमें से कई सारे ड्रग्स जो है क्वालिटी टेस्ट भी पास नहीं कर पाए, उसमें फ़ेल हो गए। और ये केमोथेरेपी ड्रग्स कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं, और लेकिन जबकि इनकी क्वालिटी जो है वो ख़राब हो तो पेशेंट की सेफ्टी और ट्रीटमेंट जो है दोनों पे रिस्क में आ जाते हैं। तो अब ये देख लेते हैं 6 ड्रग्स कौन कौन से हैं वो। एक तो पहला तो जो इसमें बताते हैं सिस्प्लेटिन, ठीक है, सिस्प्लेटिन। दूसरा बताते हैं ऑक्सैलिप्लैटिन। तीसरा जो बताते हैं साइक्लोफॉस्फेमाइड। चौथा जो बताते हैं वो डॉक्सोरूबिसिन, है ना। और फिर मीथोट्रेक्सेट, और जो 6th ड्रग है ल्यूकोवोरिन, ठीक है। तो ये सारे ड्रग्स जो है वो बेसिकली फ़ेल हो रहे हैं। उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी कई सारे हैं, जैसे डैमेज होना, हार्ट डैमेज, है ना, अगर सही काम नहीं करते तो हार्ट डैमेज होना, और हेयर लॉस होना, इन्फेक्शन रिस्क होना, ब्लैडर पेन होना, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। डीएनए को भी डैमेज करता है ना। तो इशू ये है कि इन ड्रग्स की जो पुअर मैन्युफैक्चरिंग है और स्टोरेज और जो ट्रांसपोर्ट का जो वो उसकी भी एफिशिएंसी कम है ना। और इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि ग्लोबल लेवल पे मॉनिटरिंग और क्वालिटी कंट्रोल बहुत ही वीक है इन ड्रग्स का। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो यहाँ पे बेसिकली ग्रॉस एफडीआई अप 23% इन अप्रैल, सो शोज़ आरबीआई डेटा। तो जो आरबीआई का मंथली बुलेटिन आया तो उसमें बताया गया कि जो ग्रॉस एफडीआई है वो अप्रैल के लिए वो बेसिकली $8.8 बिलियन रहा, जो कि मार्च से 23% ज़्यादा था, है ना, मार्च से। और नेट जो एफडीआई है, नेट एफडीआई वो भी जो है वो डबल हो गया, है ना। मतलब लोग पैसा वापस ले, जो रिपैट्रिएशन है वो कम कर रहे हैं। और जो आउटवर्ड एफडीआई की बात करें, आउटवर्ड एफडीआई, तो उसमें मेजर सेक्टर्स कौन से रहे, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस प्रोडक्ट और बिजनेस सर्विस, ये सारे आउटवर्ड एफडीआई में। और जो टॉप डेस्टिनेशन आउटवर्ड एफडीआई के वो सिंगापुर, मॉरिशियस और आपका जर्मनी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली इंडियन इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स टू वेस्ट एशियन कंट्रीज़ डिक्लाइन। तो मई 2025 की बात करें तो इंडिया का जो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स है वो उसमें गिरावट आई है ना। और स्पेशली यूएई और जो सऊदी अरेबिया को एक्सपोर्ट होता है उसमें, और यूएई के एक्सपोर्ट में लगभग 15.8% की गिरावट आई, जबकि सऊदी अरेबिया के एक्सपोर्ट में 42.6% की गिरावट आई, जो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का क्या कहना है कि वो मान रहे हैं कि ये गिरावट बेसिकली ग्लोबल जो स्लोडाउन चल रहा है उसके चलते, और जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है उसके चलते, और जो ट्रेड की जो पॉलिसी चेंजेस कर रहे हैं कंट्रीज़, है ना, उसके चलते ये हुआ है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे निफ्टी 8 मंथ हाई ओवर लाइकली डिले इन यूरोपियन यूनियन टैरिफ। तो थर्सडे को बेसिकली इंडिया के स्टॉक जो मार्केट है वो 1.2% की तेज़ी दिखाई दी उसमें, जो कि 8 मंथ हाई तक पहुँच गया। और ये बेसिकली यूएस और यूरोपियन यूनियन के जो टैरिफ्स हैं उनके डिले होने की खबर के बाद आई है।
है ना। तो बेसिकली रुपी, इंडियन रुपी जो है वो भी 38 पैसा वो जो है वो स्ट्रॉन्ग हुआ है ना। और रीज़न क्या है कि जो यूएस का डॉलर है वो बेसिकली वो डॉलर इंडेक्स वो गिर गया, और स्पेकुलेशन है कि जो ट्रम्प ने और डॉलर गिर गया, और बाकी अब ये जो इस पे जो डॉलर पे है वो भी इन्वेस्टर्स का भरोसा अब कम हो रहा है, वीक हो रहा है, क्योंकि तो ये लोग अपना फोकस कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, ये अपना फोकस जो है यूरोप और एशिया में शिफ्ट कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट टू आस्क कोर्ट टू रिजेक्ट चैलेंज टू कॉपर इंपोर्ट कर्ब्स। तो इंडिया ने बेसिकली एक क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लगाया है जिसमें कॉपर कैथोड जो इंपोर्ट होते हैं इंडिया में, है ना, उस पर तो कुछ जो ट्रेड बॉडीज़ हैं उन्होंने कहा है कि इस रूल की वजह से सिर्फ कुछ ही कंपनीज़ कॉपर बेचेंगी और मोनोपोली बन जाएगी, है ना, और मतलब कुछ ही लोग मार्केट में रह जाएंगे और कॉपर की सप्लाई भी कम हो जाएगी, ऐसा बोलना है। लेकिन गवर्नमेंट ने कोर्ट में जवाब दिया है कि ये बात गलत है। उन्होंने बताया कि 10 फॉरेन कंपनीज़ ने जो है नए क्वालिटी रूल्स के सर्टिफिकेट के लिए जो है वो जैसे जिसमें कि 7 जापान की, 2 मलेशिया और 1 ऑस्ट्रिया से हैं, उन्होंने सर्टिफिकेट ले लिया है। इसका मतलब है कि सिर्फ इंडियन कंपनीज़ नहीं, फॉरेन कंपनीज़ भी अब जो है वो कॉपर बेच सकती हैं। और गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि ये रूल्स कंज्यूमर की सेफ्टी और प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए है, ना कि मार्केट में कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए है। तो बेसिकली क्या है शॉर्ट में कि सरकार, गवर्नमेंट का कहना है कि क्वालिटी रूल सब पर जो है बराबर लागू होता है और मार्केट में कोई मोनोपोली जो है वो नहीं बन रही है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे एशिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट जंप्स बट हायर प्राइसेस वे। तो एशिया में 2025 में के जो पहले फर्स्ट 6 मंथ्स हैं, है ना, उसमें क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और मेनली जून के महीने में ज़्यादा तेल जो है आया है ना, आने की वजह से। और चाइना ने जो है वो ये तेल तब ख़रीदा गया है जब अप्रैल और मई में काफ़ी दाम सस्ते थे, अप्रैल और मई में प्राइस काफ़ी कम थे। और अब क्या है बेसिकली अब प्राइसेस वो बढ़ गए हैं, ठीक है, $81 तक पहुंच गया है। और इसलिए जो जुलाई और अगस्त में है वो ऑयल जो है वो इंपोर्ट कम हो सकता है। और जो चाइना की रिफाइनरी प्रोडक्शंस हैं वो भी जो है सिर्फ बहुत धीमे बढ़ रही हैं, जिससे दिखता है कि जो डिमांड वीक है और ज़्यादा तेल सिर्फ स्टॉक करने के लिए जो है ये मंगाया गया था, है ना, मंगाया गया कंट्रीज़ के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे फेसिंग ग्लोबल हेडविंड्स चाइनीज़ ऑटोमेकर्स मेक अ प्ले फॉर अफ्रीका। तो चाइना की कार कंपनी जैसे कि BYD हो गई और चेरी हो गई, है ना, ये क्या कर रही हैं, अफ्रीका में अपना मार्केट एक्सपैंड कर रही हैं अफ्रीका में, और स्पेशली साउथ अफ्रीका को गेटवे मानते हैं ये लोग, ठीक है। और ये यूएस और यूरोप ने जो है यूएस और यूरोप ने क्या किया है कि इन्होंने चाइनीज़ जो EV है उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। और तो रिस्ट्रिक्शन लगाने की वजह से क्या हुआ, ये अब जो है नए मार्केट ढूंढ रही हैं जो ये कंपनीज़ हैं, है ना। तो अफ्रीका में इनकम कम है और चार्जिंग स्टेशन की भी कमी है, पर लो प्राइस कार्स और हाइब्रिड के थ्रू जो है चाइनीज़ फर्म एंट्री ले रही हैं। और साउथ अफ्रीका में फैक्ट्रीज़ बनाने या लोकल प्रोडक्शन का प्लान भी चल रहा है इनका, है ना। और तो बेसिकली क्या है कि चाइनीज़ ब्रांड्स जो प्राइस और टेक्नोलॉजी के दम पर वहाँ पे कम्पीट कर रही हैं, है ना। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली जापान हिट्स मर्जर एंड एक्विजिशन रिकॉर्ड ऑफ $232 बिलियन ड्राइविंग एशिया बियॉन्ड रीबाउंड। तो जापान के जो बिजनेसेस हैं उन्होंने 2025 में के 6 महीने के अंदर $232 बिलियन के मर्जर और एक्विजिशन डील्स किए हैं। इसका मतलब है कि अलग अलग कंपनीज़ के एक दूसरे के ख़रीद रही हैं या उससे मिल रही हैं। और जापान में इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, ठीक है, जिससे कि लोन मिलना आसान है। तो इससे पैसा लेना सस्ता है और लोग ज़्यादा डील कर रहे हैं। जापान की जो कंपनीज़ हैं अपने बिज़नेस का कुछ हिस्सा जो है वो बेच रही हैं, और या तो कुछ हिस्सा बेच रही हैं, पूरी तरह प्राइवेट हो जा रही हैं, बन रही हैं ना। तो बड़ी कंपनी जैसे टोयोटा हो गई और सॉफ्ट बैंक हो गई, इन्होंने भी डील्स साइन किए हैं, ठीक है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जापान की इकोनॉमी में स्टेबिलिटी है और जो कंपनीज़ हैं वो नए ग्रोथ के चांसेस ढूंढ रही हैं, है ना। प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं उनके लिए स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पे चाइना होस्ट डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ ईरान एंड रशिया। तो चाइना में जो SCO मीट चल रही है उसी के साइडलाइन में जो है चाइना, रशिया और ईरान, इनके डिफेंस मिनिस्टर ने एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग की जिसमें कि वेस्ट एशिया और जो वेस्टर्न पावर्स हैं जैसे कि नाटो हो गया, है ना, इनको कैसे जवाब देना है उस पर डिस्कशन हुआ।
और चाइना जो है एससीओ का एक पावरफुल ग्रुप बनना चाहता है जो अमेरिका जैसे देशों को बैलेंस करे, है ना। एससीओ बेसिकली क्या है कि ये वेस्ट एशिया और जो नाटो पावर है इसको कैसे काउंटर करें, इस पर से डिस्कशन कर रहा है। और मीटिंग में क्या हुआ, बेसिकली रशिया ने कहा कि दुनिया में जो है वो टेंशन वर्ल्ड वाइड जो है वो बढ़ रहा है, और चाइना ने बोला कि जो है ये हालात बिगड़ रहे हैं और जो है एससीओ जो कंट्रीज़ हैं उनको मिलकर काम करना चाहिए, है ना। और इज़राइल, ईरान, अमेरिका के बीच अभी सीज़ फायर हुआ है उस पर भी बात हुई हो सकती है, ऐसा बोला उन्होंने, है ना। और ये भी है कि चाइना ने बेसिकली क्या है कि ईरान को सिर्फ डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया, कोई मिलिट्री हेल्प नहीं दी है ना। नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पीपल सीक ह्यूमैनिटेरियन एड इन गाज़ा रिस्किंग देयर लाइफ सेज यूएन राइट्स चीफ। तो यहाँ पे यूएन के जो ह्यूमन राइट चीफ हैं वॉकर टर्क, उन्होंने कहा है कि गाज़ा में लोगों को मदद लेने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। और उन्होंने बताया कि 598 लोगों की मौत हो चुकी हो इस चक्कर में, और ह्यूमैनिटेरियन एड जो लेने गए थे वो बोल रहे हैं कि जो है मिलिट्री के थ्रू जो है ये एड देना एक सॉल्यूशन नहीं है, और जो है तुरंत जो है वो सीज़ फायर होना चाहिए, है ना। और हॉस्टेजेस को वो भी छोड़ना चाहिए तुरंत। और तो उन्होंने बेसिकली क्या है कि यूएन के चीफ ने क्या बोला कि जो है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट जैसे लॉज को हटाने की मांग की जो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट हैं, और ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट को भी कैंसिल करने की बात बोली। उन्होंने कहा कि सिर्फ पॉलिटिक्स या सिविल राइट्स नहीं बल्कि इकोनॉमिक राइट्स जैसे रोज़गार, इनइक्वालिटी, है ना, ये भी ह्यूमन राइट्स का ही एक पार्ट है ना। और जो करप्शन से लड़ने के लिए बेसिकली जो है वो भी वेलकम किया। और तो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे डेफिनेंट खामनी हेल्स विक्ट्री डाउन प्ले इम्पैक्ट ऑफ यूएस स्ट्राइक्स। तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला अली खामनी, उन्होंने कहा है कि जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहे हैं कि जो है ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं इस्फहान, नतांज और फोर्डो, उस पर अटैक करके जो है साइट्स पर अटैक किया है। और जो अटैक्स है उनका जो है वो प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है वो क्लेम कर रहे हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा कर जो है वो बता रहे हैं। और उन्होंने इज़राइल ईरान युद्ध के बारे में जो है पहली बार उन्होंने बोला कि जनता को जो है एविडेंस दिए, जिसमें उन्होंने जो ये वॉर हुई है उसमें ईरान की जीत का दावा किया है, और कहा है कि अमेरिका ने कुछ खास हासिल नहीं किया इससे। और उन्होंने बेसिकली ये कहा कि जो ईरान ने यूएस के जो कतर में और जो उसका इराक में जो बेसेस हैं उस पर मिसाइल अटैक करके उनको करारा जवाब दिया है। और तो ट्रम्प ने बेसिकली क्या किया, उन्होंने कहा है कि जो दोनों कंट्रीज़ हैं उनके जो ऑफिशियल्स हैं वो अगले हफ्ते बातचीत करेंगे, जिसमें कि जो है पीस की उम्मीद बनी है, देखते हैं क्या होता है। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। और आज सुबह अपलोड नहीं कर पाया, दोबारा से वीडियो बनानी पड़ी क्योंकि साउंड नहीं रिकॉर्ड हुआ। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।